नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एसएससी सीपीओ का डिस्कशन चल रहा है। 2 यूनिट्स हो चुका है। आज यूनिट 3 मतलब सेट नंबर 3 का डिस्कशन होगा। हर सेट में हमारा जो सेशन होता है वो 25 क्वेश्चंस के लिए होता है। 50 क्वेश्चन का एक पूरा सेट होता है 50 क्वेश्चंस का, जिसमें 25 एक सेशन में, 25 दूसरे सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं। हम लोग प्रीवियस ईयर का ही सेट लगवा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, और बीच बीच में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनका थोड़ा मोड़ा जो भी कॉन्सेप्ट होता है या जो भी डिटेल्ड होता है वो बताते हुए चलते हैं हम। तो आप पेन पेपर लेके रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना। आखिरी का 50 इंग्लिश रहता है, इसलिए नंबर 151 दिया हुआ रहता है, ठीक है। पेपर जो रहता है आखिरी का 50 क्वेश्चन जो रहता है वो इंग्लिश का रहता है, इसलिए 151 से इसका शुरू होता है क्वेश्चन नंबर। कह रहा है जो लिखा हुआ है इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप बताइए कौन होगा। कहता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, ये बिहेवियर है एक साथ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, थोड़ा सा वो स्पेस पड़ गया है, इसको बिहेवियर पढ़ना है, BEHAVIOUR। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल से जुड़ा हुआ पढ़ाई कौन सा है? देखो, तो ये जो जूलॉजी लिखा हुआ है इसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हो? जंतु विज्ञान, ठीक है। जंतु विज्ञान हो गया ये। आर्कियोलॉजी किसे कहते हैं जानते हो? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्क माने क्या होता है? ये स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ स्टडी है। आर्कियोलॉजी माने होता क्या है? तो जो पुरानी चीजें होती है इसको असल हिंदी में कहते हैं पुरातत्व विज्ञान। पुरा माने होता है पुराना, तत्व मतलब चीज होता है। तो जो पुरानी चीजें हैं, जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, जो एंशियंट चीजें हैं, जो आज से हजारों साल पहले की चीजें हैं, सैकड़ों साल पहले की चीजें हैं, उनके स्टडी को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। और खास करके क्या, आर्कियोलॉजी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जैसे पुराना कहीं जमीन में खुदाई में मंदिर है, महल है, घर है, नहर है, ये सब कोई स्ट्रक्चर उन्हें मिल रहा है, तो उनका जो पढ़ाई, जो सर्वे करने वाला पढ़ाई होता है, वो जो डिपार्टमेंट है उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। और है पेट्रोलॉजी। सुनने में क्या लग रहा है कि पेट्रोल जैसा कुछ होगा, तो असल में क्या है, ये जो पेट्रो वर्ड है, ये जो पेट्रो वर्ड है ये जुड़ा हुआ है स्टोन से, ठीक है ना। जीवाश्म जिसमें फंसे होते हैं, एक्चुअली डीप स्टडी में जब हम जाएंगे तो जो फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल होता है ना, तो फॉसिल जो होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, वो पत्थरों में ही फंसते हैं और वो लेयर उनका बनता है फिर नीचे बहुत धरती के, जहाँ समुद्री एरिया है वहाँ पे ज़्यादा क्रूड ऑयल मिलता है, मतलब जहाँ समुद्री एरिया सॉरी पहले था, अभी जहाँ पे रेगिस्तान हो चुका है। तो ये जो पेट्रो वर्ड है, तो जीवाश्म पत्थरों में फंसे होते हैं, उनका जो स्टडी होता है कि ऐसा सुनने में आता है ना न्यूज में कि वहाँ पत्थरों में फंसा हुआ कुछ अंश मिला है, पता चला है कि 4 लाख साल पहले ऐसा कोई जीव हुआ था, ऐसा पता चलता है। तो ये जो स्टडी होता है, जो पेट्रोलॉजी लिखा हुआ है, ये स्टडी किसका होता है? ये होता है रॉक्स एंड प्रोसेसेस
ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहोगे, शुद्ध हिंदी इसका बहुत बड़ा कलिष्ठ है, पता नहीं चल पाएगा। प्रस्तर विज्ञान कहते हैं इसको, प्रस्तर विज्ञान। तो हमें तो क्या लग रहा है कि प्रस्तर बोलना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उससे बढ़िया हम क्या बोल देंगे कि चट्टानों का और उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस के स्टडी को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। ये कहना मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है। और इको, ये जो इको लिखा हुआ है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है हमारे वातावरण से। तो वातावरण का जो स्टडी होता है, हमारे वातावरण का जो स्टडी होता है, पर्यावरण जिसे कहते हैं हम, इसको पर्यावरण जिसे हम कहते हैं, उसके स्टडी, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। एनिमल से जुड़ा हुआ कौन है? ये जुड़ा हुआ है जूलॉजी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फिर अगला, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पेरिल। पेरिल मतलब क्या होता है जानते हैं? पेरिल मतलब होता है खतरा। पेरिल का मतलब होता है खतरा। अब खतरा का सिनोनिम पूछ रहा है, तो आप बताओ कौन सा सिनोनिम होगा इसमें खतरा का? तो सबका मीनिंग देखते हैं। डाउट माने क्या होता है हम लोग जान रहे हैं ना? डाउट मतलब होता है संदेह, है ना? संदेह। डेंजर माने क्या होता है? खतरा। बेनिफिट माने क्या होता है? लाभ। सेफ्टी माने क्या होता है? सुरक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? डेंजर हो जाएगा। बहुत ही आसान था, इसमें कोई किसी तरह का क्लेश नहीं था। फिर सिनोनिम पूछ रहा है इरुडाइट का। इरुडाइट माने क्या होता है जानते हो? वेल एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, है ना? शिक्षित। और शिक्षित मतलब एकदम अच्छी तरह से जो पढ़े लिखे होते हैं, उच्च शिक्षा लिए हुए जो लोग रहते हैं, उसे हम एरुडाइट कहते हैं। सिनोनिम स्कॉलरली मतलब भी क्या होता है? शिक्षित। नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान जिनके पास रहता है, कहता है कि एकदम स्कॉलर आदमी है भाई। स्कॉलर आदमी होने का मतलब क्या हुआ कि उसके पास बहुत चीज़ का एकदम डीप से सर, हर चीज़ का बहुत अच्छा डिटेल ज्ञान है, स्कॉलर है। एक्साइटेड माने क्या होता है? उत्तेजित। उत्तेजित या उत्साहित भी कह सकते हैं इसको। इम्प्रेसिव माने क्या होता है? इम्प्रेसिव माने होता है प्रभावशाली, प्रभावकारी, है ना? और लेजी माने क्या होता है हम लोग जानते हैं? सुस्त। तो क्या हो जाएगा सिनोनिम? एरोडाइट का सिनोनिम हो जाएगा स्कॉलरली। क्लियर ना? अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। ऑनर गिवन फॉर सम अचीवमेंट। अगर आपने कुछ प्राप्त किया है जीवन में, कुछ लक्ष्य को हासिल किया है, कुछ वैसे चीज को हासिल किया है, कुछ साबित किया है, कुछ काम करके दिखाया है जिसके चलते आपको सम्मान दिया गया, आपको सम्मानित किया गया, तो वो जो दिया जा रहा होता है सम्मान, उसके लिए एक शब्द, कॉमन शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं? अब देखिए, सबका हम लोग अलग अलग मीनिंग निकाल लेते हैं कि किसका क्या होता है। प्लकार्ड क्या होता है जानते हो? प्लकार्ड माने होता है तख्ती जिस पर कुछ लिखा हुआ रहता है। हम लोग पोस्टर जिसको कहते हैं ना, जैसे ऐसे नहीं इतना बड़ा पेपर लिया हुआ रहता है क्रिकेट में, आईपीएल में, रोहित शर्मा आई लव यू, नहीं ये मनमानी सरकार की नहीं चलेगी, प्रदर्शन करता है तो नहीं, ऐसा कुछ तख्ती लिया हुआ रहता है कागज का, गत्ते का, कूट का, और उस पर लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं प्लाकार्ड। ठीक है ना? पोस्टर कह सकते हैं उसको। लॉरेल मने क्या होता है जानते हो? लॉरेल मने होता है उपाधि। लॉरेल मने क्या होता है? उपाधि।
अब पार्टी अ गिफ्ट तो समझ ही रहे हो, तो क्या हो जाएगा, किसी को सम्मान दिया जाता है किसी भी अचीवमेंट के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉरेल। लॉरेल माने उपाधि, सम्मान, ये सब होता है, ठीक है ना। अगला कहता है सिनोनिम ढूंढिए, किसका, इम्पैसी। इम्पैसी माने क्या होता है जानते हो, इम्पैसी माने होता है रस्सा कसी वाला सिचुएशन। रस्सा कसी माने समझ रहे हो, रस्सा कसी का मतलब क्या हो जाता है, रुकावट। रुकावट, इसको हम कह सकते हैं गतिरोध, इम्पैसी या अवरोध कह सकते हैं हिंदी में इसे, है ना। ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं इंग्लिश में इम्पैसी को। इम्पैसी एक ऐसा स्थिति को कहते हैं कि कोई भी काम कर रहे हैं, कोई ग्रुप है, कहीं मंत्रालय में है या सोसाइटी में है, फैमिली में है, क्लब में है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में है, और ऐसा स्थिति हो गया है कि एकदम एक दूसरे के ऊपर लगा हुआ है, किसी को कुछ करने नहीं दे रहा है, हर चीज़ को फंसा के रख दिया है, उस सिचुएशन को भी कहते हैं। जैसे ट्रैफिक कैसे होता है, ऐसा एक दूसरे में कोई इधर घुमा हुआ है, कोई उधर घुमा हुआ है, कोई उधर घूम गया है जल्दी जल्दी निकलने के चक्कर में, जिसके चलते क्या होता है, पूरा एकदम पैक हो जाता है, कोई हिल डुल नहीं रहा होता है, समय सबका जा रहा होता है, काम किसी का नहीं हो रहा होता है, तो वो जो पैक्ड सिचुएशन होता है उसी को कहते हैं इम्पैसी। अब देखो सब अलग अलग वर्ड का मीनिंग हम निकाल के देखते हैं। तो पहला लिखा हुआ क्या है, पहला लिखा हुआ है डेडलॉक। अब डेडलॉक का मतलब क्या होता है, डेडलॉक का भी मतलब होता है पूर्णतः, पूर्णतः रुका हुआ, माने पूरी तरह से जो फंस चुका है, जो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, जो उलझ गया है पूरी तरह से, उसको हम कहते हैं डेडलॉक। माने ऐसा लॉक है जो मर गया, उसका अब खुलने का चांस नहीं है। समझ रहे हैं बात से, शब्द से निकालते हैं मीनिंग को कि एकदम से डेड लॉक हो गया, पूरी तरह से उलझ गया, फंस गया, रुक गया। तो इसका तो आंसर यही लग रहा है कि सिनोनिम ढूंढ रहा है ना। इम्पैसी का क्या हो जाएगा, इम्पैसी का हो जाएगा डेड लॉक। और बाकी का पीसफुल लिखा हुआ है, पीसफुल का क्या होता है, शांतिपूर्ण। पीसफुल का होता है शांतिपूर्ण। अच्छा, रिजोल्यूशन लिखा हुआ है। रिजोल्यूशन माने क्या होता है जानते हो, रिजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, कि हम रिजोल्यूशन ले रहे हैं कि इस बार परीक्षा पास करके दिखाएंगे। कांग्रेस रिजोल्यूशन लिया कि अंग्रेजों को भगा करके दम लेंगे, बीजेपी रिजोल्यूशन लिया कि हम उनको भगा के दम लेंगे। तो रिजोल्यूशन माने होता है संकल्प। और हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब होता है अच्छे संबंध, है ना, सौहार्दता जिसे कहते हैं, आपस में प्रेम भाव का होना जिसको कहते हैं, प्रेम भाव मेल जोल का होना, उसको कहा जाता है हार्मनी। सौहार्दता, भाईचारा जिसको कहते हैं, सामंजस्य बिठाना होता है ना, सामंजस्य मतलब एक दूसरे के साथ सामंजस्य, एक दूसरे के साथ तालमेल, सही तालमेल जिसे कहते हैं, सही तालमेल, तो उसको कहते हैं हार्मनी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डेडलॉक। फिर अगला क्वेश्चन को लेते हैं, कह रहा है एंटोनिम निकालिए अंडरलाइन वर्ड का। कह रहा है दिस इज रियली एन अट्रैक्टिव पेंटिंग मेड बाय द नोवाइस आर्टिस्ट। तो इसको अंडरलाइन कीजिए, नोवाइस, यही अंडरलाइंड है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, नोवाइस। नोवाइस माने क्या होता है जानते हो, नोवाइस माने होता है नौसिखिया। नोवाइस माने होता है नौसिखिया। नौसिखिया माने क्या होता है, जो नया नया हो, जो नया नया हो मतलब जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो, जो एक्सपर्ट नहीं हो। तो उल्टा ढूंढ रहा है,
कह रहा है इसका उल्टा क्या होगा। तो जो नौसिखिया होता है, जो एक्सपर्ट नहीं होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो एक्सपर्ट हो जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम एक्सपर्ट। अब देखो कंफ्यूजन अगर है दिमाग में कि मैच्योर काहे नहीं हुआ भाई, तो मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, है ना। मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, और ये परिपक्वता जो आता है, मैच्योरिटी जो आता है, वो एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ आती है। तो जरूरी नहीं है जो एक्सपर्ट है उसका ज़्यादा एज हो। यहाँ पे नोवाइस का उल्टा, नोवाइस मैंने कहता है कि वो बहुत ही मैच्योर हो सकता है, बहुत ही बुजुर्ग हो सकता है, अपने जीवन का बहुत लंबा एक्सपीरियंस लिया हुआ हो सकता है। लेकिन मान लो 60 साल के कोई बुजुर्ग हैं, वो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और कोई 20 साल का लड़का है वो पूरा एक्सपर्ट है, तो उनके सामने 20 साल का लड़का ही एक्सपर्ट हो जाएगा, लेकिन 60 साल के दादाजी नौसिखिया रहेंगे, नोवाइस रहेंगे। तो एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है कि किसी खास कला पे अगर आप महारत हासिल कर लिए हैं तो आप एक्सपर्ट हो गए, और महारत नहीं हासिल किए तो आप नोवाइस हैं, नौसिखिया हैं, उस फील्ड में अभी आप नए नए हैं। इसलिए हम मैच्योर कभी नहीं मारेंगे, एक्सपर्ट मारेंगे। स्टाइलिश जान ही रहे हो। और अप्रेंटिस मने क्या होता है जानते हो, अप्रेंटिस मने भी होता है सीखने वाले जो लोग होते हैं, सीखने वाले जो ट्रेनिंग लेने के लिए अभी अभी आया है ना, उस सबको अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्टाइलिश फैशनेबल तो होगा नहीं, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा एक्सपर्ट। अगला कह रहा है स्पेलिंग करेक्ट कीजिए अंडरलाइन वर्ड का। ये जो कैलेंडर देखो है, ये अंडरलाइन वर्ड है, ठीक है ना। कैलेंडर, कैलेंडर कैसे लिखा जाता है, स्पेलिंग पता है क्या। कैलेंडर लिखा जाता है, देखो समस्या किस में होता है, AR और ER, बाकी तो कैलेन CALEN सब जान ही रहे होंगे। तो CELE है नहीं होगा, CALU है नहीं होगा, CALE यहाँ पे है, CALE यहाँ पे है, यहाँ ER है, यहाँ AR है, तो कैलेंडर में AR होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला करा, he took a hurried glance on the newspaper and swiftly left for work। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, कर रहा है he took a hurried glance, GLANC, हरीड ग्लांस का मतलब क्या होता है जानते हो। हरीड ग्लांस का मतलब होता है कि जल्दी से एक नज़र में बस ऐसे लिया न्यूज़पेपर को, इधर उधर उलट पलट करके देख लिया, और उसके बाद तेजी से, हरीड मने भी होता है तेजी में, और स्विफ्टली मने भी होता है तेजी में, ठीक है। तो स्विफ्टली मने तेजी का मतलब हुआ कि चाल का तेज होना जिसको कहते हैं, और हरी को कहते हैं हड़बड़ाहट में, मने एकदम से लेट हो रहे हैं, हड़बड़ में लेट हो रहे हैं, नहीं खाने का फुर्सत नहीं है, कल खा लेंगे, शाम में खा लेंगे, अभी जाने दो, वो हुआ हरी में होना, हड़बड़ी में होना। और स्विफ्ट मतलब होता है तेजी से, वो वाला तेजी में होना है स्पीड के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, अगर हम पूरा स्टेटमेंट को देखें कि किस पोर्शन में गलत है, तो क्या देखेंगे, अगर लिखेंगे he took a hurried glance on the newspaper, तो जो प्रीपोजिशन यूज किया गया है, ये प्रीपोजिशन यहाँ पे देखो क्या है, ऑन। लेकिन ग्लांस माने क्या होता है जानते हो, देखना। एक ग्लांस मतलब एक नज़र से देखना, कि बस देख लिया वो, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एक नज़र से जल्दीबाजी में जो देखना। कोई बोलेगा देखिए ना भैया पेंट करवाए हैं कैसा लग रहा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब बढ़िया से देखे नहीं, जल्दीबाजी में थे, किसी और दिन आएंगे तो बढ़िया से देखेंगे। तो देखना शब्द जो लगा हुआ है, तो देखना होता है लुक के हिसाब से, और लुक के लिए क्या लगता है गुरु, एट।
तो जहां ऑन लगा हुआ है वहां पे इसको लगाना क्या चाहिए था, एट। तो जो ऑन वाला पोर्शन है ये ऑन द न्यूज़पेपर है ना, ऑन के जगह पे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था इसको, एट। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक ना। आगे है, कर आई सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये अपना सेंटेंस है, ठीक है। सेंटेंस क्या है, कर द ऑफिसर्स केप्ट अस वेटिंग फॉर 1 आवर। द ऑफिसर्स केप्ट अस लिखा हुआ है ना, ये केप्ट जो है वो क्या है, ये है V2, क्लियर है। V2 मतलब हुआ सिंपल पास्ट, तो जब हम पैसिव में लेके जाएंगे तो वाज या वेयर होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और वाज वर्ब में से यहाँ पे अस लगा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो हो जाएगा वी। तो वी के साथ वाज लगेगा कि वर, तो वर हो जाएगा। और वी के साथ वर एक ही में लगा हुआ है, किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में। तो क्या लगा देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। लोड लेना ही नहीं है। अगला, where I select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। अब ये सेंटेंस में देखिए, किसी भी हिस्से को जो अंडरलाइन किया गया है उसको हटाने की जरूरत है क्या। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट्स, इस हिस्से को हम देखते हैं। लिखा हुआ है दे आर कॉशियस अबाउट देयर कार एज इट्स डोर इज ब्रोकन। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या उसके जगह पे कोई सब्स्टिट्यूशन होगा क्या। तो हम देख रहे हैं अगर इट्स लिखा हुआ है तो ये पॉसेसिव केस बनता है। दे का देयर होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, वी का आवर होता है और इट का इट्स होता है। लेकिन हम जानते हैं कि इट वाले केस में बिना पॉसेसिव लगाए, बिना एपस्ट्रॉफी लगाए एस लगाते हैं, तब पॉसेसिव केस बनता है वो। अगर हम इट के साथ ये वाला एपस्ट्रॉफी लगा दिए और एस लगा दिए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इट इज, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये इसको एपस्ट्रॉफी वाला जो कोमा जैसा दिख रहा है वो हटा के रखना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा एज इट्स, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। बाकी सब में एपस्ट्रॉफी लगता है, राम्स में लगेगा, श्याम्स में लगेगा, है ना, राम की कार तो ऐसे लिखते हैं ना एपस्ट्रॉफी लगा के, राम्स कार, श्याम्स कार, मोहन्स कार। लेकिन इट वाले में हम एपस्ट्रॉफी को हटा देते हैं, बिना एपस्ट्रॉफी का एस लगाते हैं उसके साथ, ठीक है। अगला, कर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कोलोक्वल। अब कोलोक्वल या कोलोक्वियल जो प्रोनाउंसिएशन चाहो दोनों में सही होगा। कोलोक्वियल मतलब होता क्या है, तो कोलोक्वियल मतलब होता है लोकल, लोकल। अब लोकल मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफिशियल, नन ऑफिशियल। नन ऑफिशियल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो मतलब साधारण, आम तौर पे, साधारण नहीं कहेंगे, आम तौर पर बोली या प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, आमतौर पे जो हम आम जीवन में अपने बोलते हैं, आम जीवन में जो भाषा हम बोल रहे होते हैं, जो वायर फंसा,
आम जीवन में जो हम भाषा बोल रहे होते हैं, लोकल रीजनल क्षेत्र में, जो अपना देहाती क्षेत्र में जो हमारा होता है, मतलब जो हमारा खास किसी कम्युनिटी का भाषा होता है, जो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, कोई डिक्शनरी से ओरिएंटेड नहीं होता है, उसको हम कैसा बोलते हैं? कोलोक्वियल। तो उसके लिए एंटोनिम क्या बन जाएगा? अब उसके लिए अगर हम एंटोनिम चूज करते हैं तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं सबका नाम, मतलब सबका मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। तो इनफॉर्मल मतलब क्या होता है जानते हो? इनफॉर्मल का मतलब भी होता है नॉन ऑफिशियल, मतलब ऐसे ही, फॉर्मल नहीं है, मतलब तरीके से किया गया चाहे कहा गया नहीं है। स्लैक लिखा हुआ है। स्लैक का मतलब क्या होता है जानते हो? स्लैक का मतलब होता है लूज, है ना। स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक मतलब स्थिर होता है, शिथिल, जिसको ठंडा कहते हैं ना। मैंने एकदम से हिल डोल नहीं रहा, बैठा हुआ एक ही जगह पे। 200 किलो का आदमी है, शिथिल पड़ा हुआ है शरीर, कोई मर जाता है डेड बॉडी तो शिथिल हो जाता है, तो ढीला या शिथिल बोलते हैं, उसको स्लैक बोलते हैं। और स्लैंग किसे कहते हैं जानते हो? ये लैंग्वेज से रिलेटेड बात है। स्लैंग का मतलब होता है, इसको अगर इसका शुद्ध हिंदी जानो तो क्या होता है जानते हो? अपभाषा। अपभाषा मतलब क्या होता है कि किसी भी भाषा में जो बोलते बोलते कुछ ऐसा उपसर्ग पढ़ते हम लोग बोलते हैं ना, समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं? तो उसको स्लैंग बोलते हैं। कुछ बोलचाल में कि बार बार वो बातें बोली जाती है किसी के द्वारा, किसी शब्द को बोलने का रिपीटिशन, जैसे जैसे कि वो हो गया, जैसे कि, है ना, इस तरह से जो लेके चल रहा होता है, या कोई वैसा टेंट्रम मिला हुआ बात बोल रहा होता है, तो क्या होता है? उसको हम कहते हैं स्लैंग। तो मतलब बोलचाल की भाषा में अक्सर कोई शब्द या कोई वाक्य का प्रयोग बराबर किया जा रहा हो, कोई रिपीटेटिवली उसको कर रहा हो, तो उसको कहते हैं स्लैंग। और फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब होता है आधिकारिक रूप से, है ना, सही तरीके से, सही तरीके से। तो जो इनफॉर्मल है, कोलोक्वियल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फॉर्मल। ऑप्शन नंबर 4। फिर 13th क्वेश्चन देखो, एंटोनिम पूछ रहा है किसका? कह रहा है जो वर्ड लिखा हुआ है अस्ट्रेटेन, इसका आप एंटोनिम ढूंढिए और इसको पहले आप पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है द सोल्जर्स वर crouching and crawling behind the fence to take a better shot at the enemies and surprise them। अब क्या है? अगर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो चारों ऑप्शन में स्ट्रेट मने क्या होता है जानते हो? STRAIGHT। यहां से देखो STRAIGHT, EN को लास्ट में छोड़ दो, तो स्ट्रेट मने क्या होता है जानते हो? सीधा, है ना। लाइन, जो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना, सीधी रेखा जो होती है, स्ट्रेट मने होता है सीधा। तो स्ट्रेटेन मने क्या हो गया? सीधा किया जाना या सीधा हो जाना, जो टेढ़ा हो, आड़ा तिरछा हो, उसका सीधा बना दिया जाना। तो जो स्पेलिंग लिखा हुआ है स्ट्रेटेन मने सीधा, कह रहा है कि ये वाला जो शब्द लिखा है स्ट्रेटेन, इसका उल्टा इनमें से कौन सा शब्द है? ये वाला जो लाइन लिखा हुआ है यहां से लेके यहां तक, इनमें से कौन ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, जो कि होगा इसका एंटोनिम उल्टा? तो जो फेंस, फेंस माने क्या होता है? ताड़ का जो बाड़ा लगा हुआ होता है, जो रोकने के लिए लगा हुआ होता है। और क्राउलिंग एंड क्राउचिंग लिखा हुआ है। तो सैनिकों का ट्रेनिंग देखते होंगे कभी किसी वीडियो में, तो लेट के और हाथ और पैर के भरोसे जो चलता है, हाथ और पैर के बल पे जो चलता है, उसको क्राउचिंग एंड क्राउलिंग। तो क्राउल मतलब होता है ये हाथ के बल पे और घुटनों के बल पे आगे चलना, और क्राउचिंग माने होता है वही तिरछा हो जाता है चाल, दैट इज क्राउचिंग। तो स्ट्रेट मने सीधा होता है और क्राउचिंग मने होता है आड़ा तिरछा, मतलब ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा? ऑप्शन नंबर 2, क्राउचिंग। फिर 14th है, करा ऑकवर्ड।
ऑकवर्ड मतलब क्या होता है जानते हो? ऑकवर्ड माने हो जाता है मुश्किल, है ना, मुश्किल। या ऑकवर्ड मतलब हो जाता है अनएक्सपेक्टेड भी, अनफेवरेबल भी, दोनों कह सकते हैं। UNFAVOURABLE, अनफेवरेबल भी हो जाता है। ऑकवर्ड सिचुएशन जनरेट हो जाता है कि आदमी जो है कुछ कह नहीं पाता है, क्या करें ना करें। अनकन्वीनियंट भी, UNCONVENIENT, अनकन्वीनियंट या डिफिकल्ट भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। ऑकवर्ड सिचुएशन हो गया। अब क्या एंटोनिम पूछ रहा है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एड्रॉयट माने क्या होता है जानते हो? एड्रॉयट माने होता है कुशल, है ना, एक्सपर्ट, चतुर, क्लेवर जिसे हम कहते हैं। टेंडर मतलब क्या होता है? बहुत ही कमजोर, एकदम से मुलायम जिसे हम कहते हैं ना, बहुत ही मतलब कड़वा नहीं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मुलायम, बहुत ही स्वीट जो होता है उसको हम टेंडर कहते हैं। इसके बाद क्या है? कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है? सहृदयी, मतलब हृदय से अच्छा, हृदय से अच्छा माने अच्छा दिल वाला जो होता है, जो दूसरों के प्रति प्यार स्नेह दिखाता है, वो व्यवहार को कॉर्डियल व्यवहार कहते हैं। टेंडर मतलब क्या हो जाता है? मुलायम, मतलब सॉफ्ट जिसको हम कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? जो ऑकवर्ड होता है उसको मुश्किल, डिफिकल्ट कहते हैं ना। और जो एड्रॉइट का मीनिंग होता है, एड्रॉइट किसको कहते हैं? उसको कहते हैं चतुर, कुशल। मतलब क्या है कि मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सारे एक्सप्रेशन को लेके चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, ऑकवर्ड का हो जाएगा एड्रॉइट। फिर अगला है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट कीजिए इसका, कि किलिंग ऑफ ए पर्सन बाय अनदर, एक आदमी दूसरे आदमी को मार देता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको होमिसाइड कहते हैं। जीनोसाइड, नरसंहार, एक साथ बहुत सारे लोगों का हत्या जो होता है जीनोसाइड हो जाता है। यूथेनेसिया मतलब होता है एक खास प्रकार की दवाई या इंजेक्शन या जहर देके सरकार की परमिशन के साथ अगर किसी को मारा गया, मेडिकल मौत होती है ये, सरकार से परमिशन लेना होता है तब डॉक्टर उसको जहर का सुई देता है, क्योंकि उसे कोई ऐसा रोग बीमारी हो रखा होता है जिसका कोई इलाज न होता है। उस स्थिति में जीवन में वो रहता है कि लोग को लगता है कि इससे बढ़िया इसका जीवन खत्म हो जाए, तो परमिसेबल डेथ जो होता है, मेडिकल डेथ को यूथेनेसिया बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? स्पेलिंग देखिए किसका इनकरेक्ट लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है रीगल। रीगल मतलब क्या होता है जानते हो? तो रीगल का कुछ मतलब नहीं होता है, असल शब्द जो है वो क्या है? वीगल, WIGGLE, वीगल। वीगल मतलब क्या होता है? पूरा जल्दी जल्दी कांपना, थरथराना, हिलना डोलना, तेजी से हिलना, है ना। बच्चा को नहा दो ठंडा के दिन में सुबह में 4 बाल्टा पानी से, और यहाँ पे वीगल को ही अलग स्पेलिंग में लिखा हुआ है, रेक लिखा हुआ है, ब्रीद लिखा हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, मतलब सॉरी ये काट नहीं रहे हैं, इसको हटा रहे हैं हम, कहने का मतलब कि ऑप्शन में ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लगा देंगे इसमें? WIGGLE, वीगल। अब WREATHE, अगर लग रहा होगा कि BREATHE ब्रीद मने सांस लेना, काहे नहीं इसमें लिखा हुआ है? तो ये ब्रीद मने सांस लेना नहीं लिखा हुआ है, ये WEH से है, जिसका मतलब होता है टू इन सर्कल, माने घेरना, घेर लेना, घेर लेना या घेर देना होता है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है विगल, तो वो भी वेगल के लिए IE हटा के यहाँ पे वर्ड लाया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? इनकरेक्टली स्पेल्ट में हम कर देंगे ऑप्शन नंबर 1। But I select the most appropriate meaning of the underlined idiom. He burnt his fingers by getting into others' problem.
टू बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या होता है? स्वयं को हानि पहुंचाना। ही बर्नड हिज फिंगर्स बाय गेटिंग इनटू अनदर्स प्रॉब्लम्स, अदर पीपल्स प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? अपने आप को खतरे में डालना, दूसरे के चलते अपने आप को खतरे में डालना। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अपने आप को, दूसरे का काम था, दूसरे का झगड़ा था, उसमें जानबूझ के कूद गए, उड़ता हुआ तीर, जो आजकल का कहावत है, तो टू गेट इनटू ट्रबल। फिर है द डक्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कहो, क्या होगा? कह रहा है द डक्स वर नॉट अफ्रेड ऑफ द फास्ट मूविंग वाटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बत्तख थे वो तेज, डक माने बत्तख होता है ना, वो तेज बहता हुआ पानी से अफ्रेड नहीं था। तो किसके लिए? फास्ट मूविंग वाटर का मतलब क्या होगा? फास्ट मूविंग जो रहता है उसको क्या कहते हैं? तो करंट नहीं बोलेंगे, करंट माने तो होता है उसका प्रवाह, धारा। फ्लड माने बाढ़, ओवरफ्लो माने होता है जरूरत से ज्यादा। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? टोरेंट। ये जो फास्ट मूविंग वाटर लिखा हुआ है ना, फास्ट मूविंग, इसी का पूछ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? टोरेंट। टोरेंट मतलब होता है तेज प्रवाह, तेज गति। फिर है इट इज हिज फर्स्ट इंटरव्यू सो ही हैज ए नर्वस फीलिंग। अब यहां पे क्या हो जाएगा? किसी को पहली बार कहीं आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई काम पहली बार करने जा रहे हैं, पब्लिक को पहली बार फेस कर रहे हैं, किसी कमिटी को पहली बार फेस कर रहे हैं, तो अंदर जो आपका घबराहट होता है, जो नर्वसनेस फील होता है, उसके लिए एक फ्रेज लिखा जाता है। उसको कहा क्या जाता है? उसको कहा जाता है टू हैव बटरफ्लाइज इन वन्स स्टोमक। किसी के पेट में तितली होना, जो हमेशा फड़फड़ा रहा है, उसको कहते हैं कि अचानक से घबरा जाना, बहुत ज़्यादा घबराहट फील होना। तो क्या कहते हैं? बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक। कि वह अभी अभी जा रहा है इंटरव्यू के लिए, पहला बार, इससे पहले कोई इंटरव्यू नहीं दिया था, उसके पेट में तितली आ गया, मतलब वो बहुत घबरा रहा है। अब एंटोनिम पूछ रहा है 170 में वाइली का। वाइली माने क्या होता है जानते हो? वाइली माने होता है चतुर, क्लेवर जिसको कहते हैं, और कनिंग भी इसको कहते हैं। इसका मतलब एक और होता है धूर्त, जो लोमड़ी वाला नेचर का होता है ना, उसको वाइली कहते हैं। तो वाइली जो धूर्त होगा उसका उल्टा क्या होगा? तो उसका उल्टा हो जाएगा, जो धूर्त नहीं होगा, ईमानदार होगा। अब हॉरिड माने क्या होता है? जो तुमको अच्छा नहीं लगे। हॉरिबल, हॉरिड ये जो है वो हॉरिबल का भाई है, मतलब अप्रिय, जो अच्छा नहीं हो, भयानक हो, खतरनाक हो, उसको हम हॉरिड बोलते हैं। और रॉन्ची मतलब क्या होता है जानते हो? रॉन्चिंग माने होता है डर्टी। स्मेल भी होता है और एक्टिविटी से भी इसको रिलेट किया जाता है। और ट्रायम्फेंट माने होता है विजयी, है ना। ट्रायम्फ माने विजय होता है, TRIUMPH। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय होना, तो ट्रायम्फेंट मतलब होता है विजयी। मतलब कोई भी चीज आप लड़ के आए, जीत के आए, परीक्षा पास करके आए, तो यू हैव ए ट्रायम्फेंट एक्सप्रेशन ऑन योर फेस। क्या हो जाएगा इसका? विली का ऑप्शन नंबर 2। फिर 21 कह रहा है कि आप देखिए यहां से स्टेटमेंट शुरू है, ठीक है। यहाँ माई ग्रैनी से स्टेटमेंट शुरू है, उसमें किसी में आपको एरर नजर आ रहा है? तो अगर स्टेटमेंट हम पूरा पढ़ते हैं तो क्या है लिखा हुआ है? माई ग्रैनी सेज दैट इट इज क्वाइट ऑल राइट टू गेट मैरिड यंग, दो आई डू नॉट एब्सोल्यूट एग्री विथ हर ए बिट ऑन दिस। अब देखो एब्सोल्यूट एग्री लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखना क्या चाहिए था? एब्सोल्यूटली, नहीं। तो जहां एब्सोल्यूट लिखा हुआ है वही गलत होगा, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे लिखा हुआ है 22 में सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका क्या मतलब होता है? सही अर्थ निकालें सॉल्ट ऑफ द अर्थ का। तो सॉल्ट ऑफ द अर्थ माने होता है जमीन का नमक, है ना। कोई
मशीन में बनाया हुआ नमक नहीं है, कोई केमिकल लैब में बनाया हुआ नमक नहीं है, एकदम जमीन का नमक है, मतलब प्योर है, शुद्ध है। तो जो सच्चा होता है, जो सच्चा होता है, जो ईमानदार जो ईमानदार होता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन। ऑप्शन नंबर 2। फिर कहता है दे आर लुकिंग टू अ प्लेस टू रेस्ट। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कह रहा है अंडरलाइन सेगमेंट को हटाने के लिए। तो दे आर लुकिंग जो है, ये वाला अंडरलाइंड पोर्शन लेके चलेंगे हम लोग। अब इसके लिए कह रहा है कि कोई रिप्लेसमेंट है तो देखिए, और नहीं तो आगे नो रिप्लेसमेंट लिखिए। तो नो रिप्लेसमेंट का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आपको लिखना ही पड़ेगा। चारों का चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो किसी भी चीज को ढूंढना है ना, ढूंढना, ढूंढने के लिए हम क्या लिखते हैं जानते हो? ढूंढने के लिए लिखते हैं लुक फॉर। ठीक है, ये फॉर है, एफ आर, लुक फॉर। किसी भी चीज को किधर है, आर लुकिंग फॉर। लुक एट मने तो होता है किसी चीज को निहारना, देखना। लुक फॉर मतलब होता है किसी चीज के खोज में होना, किसी चीज को ढूंढना। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है 174। तो क्या हो जाएगा? हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन माने क्या होता है? झिल्ली, है ना, बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो एक ऐसा कुछ दिखाता है, उसमें ऐसे पतला 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 पूरा होता है। फिल्टर जो देखे ना, फिल्टर ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है, तो छोटा छोटा जो छेद होता है, मतलब क्या होता है? जो फिल्टर हम लोग कहते हैं ना कि उसमें छेद होता है, पानी तो पास होता है लेकिन गंदगी छन जाता है, तो उसी का कुछ सिस्टम होता है, उसको मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ फिर लिखा हुआ है सोलवेंट, जिसको हम कंगाल बोलते हैं। तो और सॉल्वेंट माने घोलक भी होता है, इनसॉल्वेंट होता है, सॉरी कंगाल। सॉल्वेंट मतलब क्या होता है? घोलने वाला। केमिकल केमिस्ट्री में पढ़े होते हैं ना सॉल्वेंट, सॉल्यूशन जब पढ़ते हैं तो ये होता है घोलने वाला। तो सॉल्वेंट लिखा कैसे जाता है? सॉल्वेंट लिखा जाता है SOLVENT। तो यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2। अगला कह रहा है प्रोहिबिट। ये जो वर्ड है ये वाला है ना, प्रोहिबिट माने क्या होता है? रोक। प्रोहिबिशन मतलब होता है बंदी, रोक या बंदी। बंदी माने टू स्टॉप, ये वाला बंदी है। ऐसा नहीं कि जेल में जो बंदी बना लिया, कैदी वाला नहीं। तो प्रोहिबिट का सिनोनिम क्या होगा? मना करना का, रोक देना का, बंद कर देना का। इसका सिनोनिम क्या होगा जानते हो? इसको सिनोनिम, बंदी करने का मतलब क्या होता है उसका? सॉरी सॉरी, किधर गया? सिनोनिम न ढूंढ रहा है। तो एड मने क्या होता है? सहायता करना। सॉरी, एड मने होता है सहायता, मदद, जिसको हम कहते हैं मदद, है ना। अब बैन मने होता है बंदी चाहे रोक, है ना। एलाव मने भी होता है आज्ञा देना, जाने देना, आज्ञा देना। और असिस्ट मने भी होता है मदद करना। तो क्या हो जाएगा? प्रोहिबिट का सिनोनिम हो जाएगा बैन। ठीक है, आज का 25 क्वेश्चन ये रहा। फिर अगले के 25 जिसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला होगा, इम्प्रूवमेंट वाला सब होगा, क्लोज टेस्ट होगा, वो अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है ना, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।